जी काबिल एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाज़िर खिदमत। आज जिस हम मौजू पे बात करेंगे वो है इकरारनामा, इकरारनामे की अहमियत और क्या इकरारनामा कोई मुस्तकिल हक जिसे कानून में और इंग्लिश की ज़बान में वेस्टेड राइट कहते हैं कि पैदा करता है किसी प्रॉपर्टी के अंदर, या इसका कोई और इफेक्ट होता है। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसका मेथड क्या होगा, हम किस तरीकाकार के तहत प्रॉपर्टी खरीदेंगे। कुछ लोग ज़बानी इंतकाल करवा लेते हैं, ये ज़्यादातर ये ट्रेंड जो है वो ज़रई ज़मीन के हवाले से देखने में आया। कुछ लोग जो है वो एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल, जिसे इकरारनामा मुआहदा बै कहा जाता है। और कुछ लोग जो हैं वो रजिस्ट्री करते हैं डायरेक्ट, उसमें इकरारनामा नहीं करते और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ज़रिए ही, जिसे सेल डीड कहते हैं, प्रॉपर्टी को अपने नाम मुंतकिल करवाते हैं। तो बहुत सारा जो रुझान है वो इकरारनामे का पाया जाता है। तो आज हम इकरारनामे की अहमियत पे बात कर रहे हैं। इकरारनामा बुनियादी तौर पे होता क्या है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। इकरारनामा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्टैम्प पेपर के ऊपर, जिसकी आजकल मालियत 1200 रुपये है, वो इकरारनामा उसके ऊपर तहरीर होता है, जिसमें दोनों पार्टियां इकरार करती हैं, खरीदने वाली पार्टी 1 और बेचने वाली पार्टी 1 और खरीदने वाली पार्टी 2। तो दोनों पार्टीज इस बात का इकरार करती हैं कि मैं जो बेचने वाला है कि मैं प्रॉपर्टी अपनी बेच रहा हूँ, और ख़रीदने वाला इस बात का इकरार करता है कि वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है। दोनों अपनी उसके ऊपर कंसेंट के साथ इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका तरीकाकार हमने पहले भी बताया था थोड़ा सा पिछली वीडियो के अंदर, कि बेहतरीन तरीका यही होता है कि जो बेचने वाला है वो उसको ख़रीदे, ताकि उसकी फ्री विल, उसकी कंसेंट कि वो अपनी आज़ाद मर्जी के साथ बेच रहा है वो सामने आए। दूसरा, उसके बाद जब ख़रीद लिया तो उसके अंदर फिर मुख्तलिफ शराइत तहरीर करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसको बड़ा जामे होना चाहिए करारनामे को, जिसके अंदर क्लैरिटी के साथ ये लिखा होना चाहिए कि टोटल अमाउंट क्या होगी, उसका निसफ कितना है, कितनी कंसिडरेशन यानी ज़ार बदल जो है वो कितना आपने अदा कर दिया है और वो किस तरह अदा किया, यानी चेक की शक्ल में किया है, कैश की शक्ल में किया है। फिर आप मेंशन करेंगे किन गवाहान के रूबरू किया है, उनका तस्करा करेंगे। साथ ही साथ जो ख़ास इसके अंदर शराइत ये होती हैं कि आप एक मखसूस पीरियड का तयन करते हैं। वो पीरियड 3 माह का हो सकता है, 6 माह का हो सकता है, साल का हो सकता है, जिस पे भी दोनों पार्टीज म्यूचुअली अग्री हो जाएं, उस पीरियड का तयन करेंगे कि बाकी जो अमाउंट है वो इतनी देर के अंदर पार्टी जो खरीदार है वो देने का पाबंद होगा जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है उस पार्टी को। और इसके अंदर ये कंडीशन लिखी जाती है, ख़ास तौर के ऊपर शर्त लगा दी जाती है कि अगर इस दौरानिए के अंदर खरीदार वो बकाया पैसे नहीं दे सकता या ना दे सका, तो उसका जो पहले अर्नेस्ट मनी है, जिसको आप कहते हैं कि एडवांस रकम, वो जब्त हो जाएगी, जिसे बयाना भी कहा जाता है। तो वो जब्त हो जाएगी और काबिल वापसी नहीं होगी। अगर दोनों पार्टियों ने तहरीर के अंदर मुतफिक होकर ये लिख दिया तो उसके बाद दोनों पार्टीज उसकी पाबंद होंगी, खरीदार भी पाबंद होगा कि उतनी मखसूस मुद्दत के अंदर वो अपने नाम इंतकाल रजिस्ट्री करवाए और इंतकाल करवाए, और बेचने वाला भी पाबंद होगा कि वो उस मुद्दत अगर ख़त्म हो जाती है तो उसका राइट क्रिएट हो जाएगा कि वो जो उसने बयाना लिया हुआ है वो वापस ना करे, जो कि शर्त के अंदर लिखा हो। लेकिन अगर ऐसी शर्त नहीं लिखी जाती तो फिर ख़रीदार जो है उसके ख़िलाफ़ क्लेम, जो ख़रीदार है वो उसके ख़िलाफ़ ये क्लेम नहीं हो सकेगा कि उसका बयाना जो है वो ज़ब्त हो, क्योंकि बेचने वाला अगर बेचते वक्त ये शर्त तहरीर नहीं करवाता तो बाद में वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जो उस वक्त लिखी जानी, यानी वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनके ऊपर दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं कि हमारे दरमियान जो हम सेल परचेज कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर एग्री हुए हैं दोनों पार्टियां, वो ये शराइत हैं। जितना जामे ये होगा, और कब्जे के हवाले से भी लिखा जाएगा कि इसका कब्जा हम आज ही हवाले कर रहे हैं या बाकी अमाउंट लेके करेंगे, या उसका क्या तरीकाकार होगा। यानी कोई ऐसी चीज़ जो रह नहीं जानी चाहिए जो एग्रीमेंट के अंदर ना हो।
अगर कोई कमी कोताही रह गई तो उसका बाद में खमियाजा भुगतना पड़ेगा पार्टीज को। तो इसलिए इकरारनामा मुआहदा बै बहुत समझ सोच के लिखा जाना चाहिए। उसके ऊपर जैसे हमने बताया था कि कानून शहादत के तकाज़ों के मुताबिक 2 या 2 से ज़्यादा ज़ुम्मेदार अच्छे गवाहान खरीदार की मर्जी के होने चाहिए ताकि बवक्त ज़रूरत वो गवाही दे सकें। तो अब हम बात करते हैं कि जो इकरारनामा हमने लिख लिया, इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत ये है कि इसके अंदर लिखी गई तमाम शराइत की दोनों पार्टियां जो हैं वो पाबंद रहेंगी, और अगर कोई पार्टी उसको वायलेट करती है किसी शर्त को, तो उस करारनामे के अंदर भी ये लिखा जाता है कि दूसरी पार्टी को हक हासिल होगा कि वो अदालत में जा करके अपना दावे का, उसका इकरारनामे का जो उसकी एग्जीक्यूशन करा सके, यानी दावा कर सके, उसके ऊपर अमल दरामद करा सके। ये दोनों पार्टीज को हक हासिल होगा दोनों सूरतों के अंदर। अगर कोई बकाया रकम नहीं देता तो उसके लिए बेचने वाला भी जा सकता है। अगर बेचने वाला जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, यानी रजिस्ट्री करवा के नहीं देता, तो खरीदार भी कोर्ट के अंदर जा सकता है। तो हम बात कर रहे थे ये शराइत की हद तक तो दोनों पार्टीज पाबंद हो गई। जब मामला सम टाइम कोर्ट के अंदर चला जाएगा तो उसके ऊपर फिर इसकी अहमियत जो है वो ये नहीं होगी, कतन भी आप हमेशा जहन के अंदर रखें कि करारनामा करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वट एवर जो भी है उसके मालिक बन गए। कतन ऐसा नहीं। ये एक आप समझ लें लाइक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाली स्टेज है जो दोनों पार्टीज को बाउंड करती है कि वो खरीदारी के इस मुआहदे के दौरान इन शराइत के पाबंद रहेंगे। अगर कोई वायलेट करेगा तो दूसरी पार्टी को कोर्ट में जाने का हक हासिल होगा। यानी ये नहीं हो जाता कि जिसका आपने इकरारनामा कर लिया वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। यही वजह आपने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मामला देखने में आए कि वो एक प्रॉपर्टी को कई कई दफ़ा बेच देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मुकदमात अदालतों के अंदर चले जाते हैं और नस्लों तक लोग जो हैं उसका खमियाजा भुगतते हैं। तो ये बिल्कुल भी डिस्करेजेबल बात है। हर किसी को अपने किए हुए वादे और मुआहदे के ऊपर कायम रहना चाहिए और जो अहद करें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको पूरा करना चाहिए। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है, जिसमें समीना रिफत वर्सेस रोहील असगर के टाइटल से केस है, मशीर आलम साहब की 2020 की जजमेंट है, जिसके अंदर कैटेगोरिकली तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया, जिसमें यह बताया गया कि तमाम एग्रीमेंट में शामिल जो शराइत हैं, जो निकात हैं, दोनों पार्टीज उसकी पाबंद होंगी और उससे बाहर नहीं जा सकती। दूसरा, इसके साथ साथ जो चीज़ इसमें डिस्कस की गई उसके अंदर डिटेल से ये बताया गया कि इस जो वेस्टेड राइट है वो पैदा नहीं होता इकरारनामे की बेस के ऊपर। ये सिर्फ इस चीज़ का एक एग्रीमेंट है कि दोनों पार्टीज जो है इन शराइत के ऊपर आगे सेल डीड के अंदर जाएंगे या प्रॉपर्टी परचेज के अंदर जाएंगे, और जिससे एक हक पैदा होगा दूसरे शख्स के फेवर के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा मालूमाती प्रोग्राम पसंद आएगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मेरा जो YouTube चैनल है नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोज़ इस सिलसिले की और बाकी भी पॉइंट्स के ऊपर आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।